हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज हम यहाँ पे सिविक्स के प्रैक्टिस के सेट करने वाले हैं। सिविक्स का कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 20 से 22 सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके कितने सवाल जो है वो सही हुए हैं। ठीक है, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको देख सकते हो। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके एग्जाम से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहती है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। और एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी लिंक मिल जाती है, क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना हो, ना ही आपके एग्जाम की जानकारी, ना ही आपकी करंट अफेयर की जानकारी मिस होगी, ना ही आपकी है ना क्लासेस वगैरह की जानकारी मिस होगी। कैसे भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों ही चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। जितने सवाल आपके सही होते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा है? हॉब्स इज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर हु कंसिडर द स्टेट एज अ हार्मोनाइजर ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। इन दिस ही इज अ फॉररनर ऑफ यूटिलिटेरियन आइडियाज। ये कथन जो है वो किसका है? हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का सामंजस्यकर्ता माना है। इसमें यह उपयोगितावादी विचारकों का अग्रगारी है। ये कथन किसका है? बार्कर का है, वेपर का है, विलकबॉय का है या फिर डनिंग का है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन जो है वो आपका वेपर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वेपर क्या कहते हैं? वेपर कहते हैं कि हॉब्स जो है वो प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का सामंजस्यकर्ता माना है और इसमें यह उपयोगितावादी विचार का अग्रगारी भी है। ऑप्शन नंबर बी वेपर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड that individuals entered the state with the natural rights from the state of natural या nature, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ में प्रवेश किया है? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है आपका हॉब्स। हॉब्स क्या बात आप सॉरी लॉक है। लॉक क्या बात करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लॉक क्या बात करते हैं? लॉक बोलते हैं कि नेचुरल राइट्स जो हैं लोगों को दिए हुए हैं। नेचुरल राइट्स कौन से हैं? 3 राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का सबको प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स है। और इन नेचुरल राइट्स की बात कौन करते हैं? जॉन लॉक करते हैं। यही आपसे सवाल में पूछा गया था कि निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ में प्रवेश किया है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड दैट इंडिविजुअल एंटर्ड द स्टेट विद देयर नेचुरल राइट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल राइट्स के है ना प्राकृतिक अवस्था से नेचुरल राइट्स में स्टेट के अंदर किसने प्रवेश किया है, यानी कि स्टेट में नेचुरल राइट्स के साथ में किसने प्रवेश किया है? तो वो जॉन लॉक बात करते हैं। जॉन लॉक यही तो कहते हैं कि भाई लोगों के पास में प्राकृतिक अवस्था में भी कुछ प्राकृतिक अधिकार थे। ठीक है, और वो प्राकृतिक अधिकारों से ही जब राज्य बना, जब इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी तो उस राज्य के अंदर भी लोग जो है वो अपने प्राकृतिक अधिकारों को लेकर आए हैं, यानी कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार है, वो सभी को नेचर ने दिया है, यानी कि नेचुरल राइट्स है वो सभी के पास में होना चाहिए। इसकी बात जॉन लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका सब टाइटल क्या है? रिपब्लिक द कंसर्निंग जस्टिस, रिपब्लिक कंसर्निंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रिपब्लिक द कंसर्निंग पॉलिटिक्स या फिर कंसर्निंग द सोफिस्ट क्लास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्याय से संबंधित है ना रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक का जो सब टाइटल है उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नांकित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थक करता है, यानी कि इनमें से कौन सा इनइक्वालिटी का समर्थन करता है? एरिस्टोटल, हॉब्स, लास्की या फिर रूसो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु जो है वो इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि इनइक्वालिटीज तो सब में होती है, असमानताएं जो है वो प्राकृतिक है। साथ ही साथ अरस्तु जो है वो क्या बात करते हैं? वो स्लेवरी को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रूसो ने भी 2 तरीके की असमानताओं के बारे में बात करा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने बोला है एक तो होती है आपकी है ना, एक तो होती है आपकी नेचुरल इनइक्वालिटीज, एक होती है आपकी मैन मेड इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या है?
प्राकृतिक असमानताएं क्या है, वो असमानता है जो कि हमको भगवान ने दी है। जैसे कि कोई इंसान है, कोई औरत है, मतलब है ना, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई है ना काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई आदमी है, कोई औरत है ना। ये सारी प्राकृतिक असमानताएं हैं। मतलब असमानता मतलब अलग अलग है ना, हम कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो ये जो प्राकृतिक असमानताएं हैं वो तो हमको भगवान ने दी है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये जो मैनमेड इनइक्वालिटीज है, ये जो इंसानों ने बनाई हुई जो असमानताएं है ना, कि तू इस जाति का है, तू उस धर्म का है, तू इस कास्ट से बिलोंग करता है, तुम उस है ना क्लास से बिलोंग करते हो, तुम इस वर्ग के हो, तुम उस वर्ग के हो, ये जो मैनमेड इनइक्वालिटीज़ है वो ख़राब है। तो ये इनइक्वालिटीज़ दो तरीके की होती है, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है ना, प्राकृतिक असमानताएं हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर मैनमेड इनइक्वालिटीज़ है तो फिर वो ख़राब है। ये कॉन्सेप्ट रूसो ने दिया है। यहाँ पे क्या पूछा है, असमानता का समर्थन कौन करते हैं, तो वो अरस्तु करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, विच पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर द स्टेट एज अ नेसेसरी इविल। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, समाजवाद, शास्त्रीय उदारवाद, मार्क्सवाद या फिर आपका कल्याणकारी राज्य। यानी कि यहाँ पे पूछा है कि राज्य को एक नेसेसरी इवल जो है वो किसने कहा है, तो राज्य को नेसेसरी इवल जो है वो उदारवादी मानते हैं। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे मानते हैं भाई, लिबरलिज्म मैंने आपको बताया है, लिबरलिज्म जो है वो हमेशा इंडिविजुअल की बात करते हैं, सिर्फ हमेशा ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि भाई एक व्यक्ति, यानी कि ये इंडिविजुअल की बात करते हैं कि व्यक्ति का विकास करो, राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसकी ऐसी बात कौन करता है, ऐसी बात आपके उदारवादी करते हैं। उदारवादी कहते हैं कि हमको इंडिविजुअल को पता है, व्यक्ति को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपना अच्छा बुरा खुद देख लेगा, अपना अच्छा बुरा खुद कर सकता है। राज्य को उसके जीवन में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। राज्य का क्या काम है, राज्य हमने इसलिए बनाया है ताकि जो व्यक्ति को अधिकार मिले हुए हैं राज्य से, उन अधिकारों का क्या करे, प्रोटेक्शन करे, व्यक्ति को वो अधिकार दिलाए, ये देखे कि व्यक्ति के वो अधिकार का कोई शोषण ना करे, कोई हनन ना करे। बस इतना सा काम है राज्य का, उससे ज्यादा राज्य का कोई काम नहीं है। तो राज्य क्या है, एक नेसेसरी इविल है, एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है भाई, राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति के जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो यानी कि राज्य अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो जरूरी है, पर एक बुराई भी है। बुराई क्यों है, क्योंकि राज्य अगर अपना हस्तक्षेप बढ़ा देगा इंडिविजुअल के जीवन में तो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक बुराई बताया है शास्त्रीय उदारवाद ने। शास्त्रीय उदारवाद जो है, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, वो राज्य को नेसेसरी इविल बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आपका पूछा है, इगैलिटेरियनिज्म इम्प्लाइज नथिंग मोर देन इक्वलिटी ऑफ इनकम। ये स्टेटमेंट किसका है, सत्तावाद है ना, समतावाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इगैलिटेरियन इम्प्लाइज नथिंग मोर देन इक्वलिटी ऑफ इनकम, यानी कि जो इगैलिटेरियन जो है वो क्या बात करते हैं, उनके अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। ड्वर्किन, रॉल्स, सैटरे या फिर बर्नार्ड शॉ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बर्नार्ड शॉ जो है इसकी बात करते हैं। बर्नार्ड शॉ क्या बोलते हैं, समतावाद के अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बर्नार्ड शॉ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अ स्टेट दैट प्रोवाइड मैक्सिमम सोशल फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन इज कॉल्ड सोशलिस्ट स्टेट, पुलिस स्टेट यानी कि पुलिस राज्य, कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट या फिर सर्वोदय। करेक्ट, आपसे हिंदी में क्या पूछा है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है, ऐसा राज्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि लोगों को सारी वेलफेयर की चीजें जो है वो दे रखी है, ऐसे राज्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे राज्य को हम कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेयर। निम्नलिखित में से कौन है ना अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है। अब मैंने आपको समझाया था, इंडिविजुअलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, एनार्किज्म या फिर सोशलिज्म, ये ऐसे टर्म है जो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इन टर्म्स का मतलब अगर आपको पता है तो आप सीधा सा सवाल जो है उसका आंसर सीधे तरीके से दे सकते हो। अगर टर्म्स का मतलब नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, क्या पूछा है, अहस्तक्षेप की नीति किसने दी है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, लिबरलिज्म जो है वो क्या बात करता है, वो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की बात करता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो,
राज्य का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति की बात कौन करता है? टोटलिटेरियनिज्म क्या व्यक्ति की बात करता है? सर्वाधिकारवाद क्या व्यक्ति की बात करता है? ये तो बोलता है, ये तो तानाशाही का एक है ना सिस्टम है ना, तानाशाही का एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक रूल है ये तो। एनार्किज्म क्या है? अराजकतावादी है, ये क्या बोलते हैं? राज्य नहीं होना चाहिए, ये तो राज्य की बात करते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म जो है वो समाजवाद है, वो तो समाज की बात करता है, भाई समाज होना चाहिए, समाज में सब जो है वो बराबर रहे, समाज में सबको जो संसाधन है वो समान रूप से मिले, तो समाज की बात करता है। तो बचा आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म जो है वो व्यक्ति की बात करता है और वो यहाँ पे लेज़ी फेयर की पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति को क्या करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल खुद कर लेगा, भाई राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक राइट्स में यानी कि है ना आपके है ना इकोनॉमी के अंदर, पैसे के अंदर है ना राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, ना ही निजी जीवन में राज्य को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। तो अहस्तक्षेप की नीति जो है वो किसने अपनाई है? इंडिविजुअलिज्म ने, व्यक्तिवाद ने अपनाई है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये थ्योरी जो है वो किसने दी है? मॉस्का ने दी है ना, रॉबर्ट मिशेल ने दी है, पेरेटो ने दी है या फिर लॉज्वेल ने दी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मिशेल जो है, रॉबर्ट है ना, माइकल कुछ भी बोलो, रॉबर्ट मिशेल जो है वो क्या बात करते हैं? वो यहाँ पे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहते हैं। अब आपके कुछ टर्म्स होते हैं, अगेन कुछ टर्म्स हैं। ओलिगार्की होता है, एक आपका पॉलीआर्की होता है। पॉलीआर्की यानी कि रूल ऑफ मैनी, जहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो रूल करते हैं। लेकिन ओलिगार्की क्या होता है? अल्पतंत्र का लोह नियम। अल्पतंत्र जहाँ पे अल्प लोग, जहाँ पे कुछ लोग जो है वो रूल करते हैं, जहाँ पे कुछ लोगों का है ना शासन होता है। तो दो शब्द हैं, पॉलीआर्की और ओलिगार्की। ओलिगार्की जहाँ पे अल्पतंत्र है, जहाँ पे कुछ लोगों का तंत्र है, और पॉलीआर्की, पॉली यानी कि बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का शासन होता है, यानी कि रूल ऑफ मैनी। दो शब्द समझ में आ गए। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का क्या मतलब है? रॉबर्ट मिशेल जो है वो बात करते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की। वो क्या कहते हैं? चाहे कोई सी भी तुम है ना पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ जाओ, चाहे डेमोक्रेसी लेकर आ जाओ, चाहे नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम लेकर आ जाओ, कोई सा भी सिस्टम लेकर आ जाओ, कोई सी भी रिजीम लेकर आ जाओ, हमेशा वो रिजीम जो है वो ओलिगार्की ही बन जाएगी, यानी कि हमेशा उसमें कुछ लोगों का ही शासन रहेगा। तुम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन होना चाहिए, पर एक समय ऐसा आएगा जब डेमोक्रेसी में भी कुछ लोगों का ही शासन सीमित होकर रह जाएगा। ये तो सिर्फ नाम के हो जाएंगे कि जनता का शासन है या फिर सही ढंग से शासन है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य में क्या होता है? लोगों का कल्याण होना चाहिए। इसमें भी ऐसा समय आएगा जब ये भी ओलिगार्की बन जाएगा, है ना। वैसे वो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, कोई है ना गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बोला है आपको यहाँ पे कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब क्या बताते हैं रॉबर्ट मिशेल कहते हैं कि चाहे आप कोई सा भी पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आ जाओ, चाहे आप डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कोई भी सिस्टम लेकर आ जाओ, कोई भी रिजीम लेकर आ जाओ, हमेशा वो एक दिन ओलिगार्की में ही बदल जाएगी। ये लोहे की लकीर है, ये पत्थर की लकीर है जो ये कहती है कि हमेशा कोई भी सिस्टम होगा वो बाद में जाके ओलिगार्की यानी कि अल्पतंत्र में ही बदल जाता है, यानी कि बाद में कोई भी सिस्टम होता है वो कुछ लोगों के हाथों में ही सत्ता जो है वो सीमित होकर रह जाती है। ये बात कौन करते हैं? रॉबर्ट मिशेल जो है वो इसकी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी सारी थ्योरीज आपको पता होना चाहिए। मॉस्का ने कौन सी थ्योरी दी है, रॉबर्ट मिशेल ने कौन सी थ्योरी दी है, पेरेटो जो है वो 2080 के फॉर्मूले की बात करते हैं। ये सब आपके पावर का कॉन्सेप्ट होगा आपके है ना पॉलिटिकल थ्योरी में, वहां से बिलोंग करते हैं ये सारे थिंकर्स। ठीक है, पेरेटो जो है वो 20 और 80 के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 20-80 का कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहते हैं कि समाज में 20% लोग ऐसे हैं जिसके पास में 80% शक्तियां हैं, और समाज में 80% लोग ऐसे हैं जिसके पास में सिर्फ 20% शक्तियां हैं। तो ये है इनका 20 और 80% का रूल, यानी कि समाज में कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे 20% लोग हैं जिनके पास में 80% शक्तियां हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी संख्या में होने के बावजूद तो कुछ शक्तियां ही है। 80% उनकी संख्या होने के बावजूद भी उनके पास में कुछ शक्तियां ही है, कुछ सीमित शक्तियां ही है। ठीक है, तो ये 20-80 का फॉर्मूला देते हैं आपकी पेरेटो। तो इनकी जितनी भी आपकी थ्योरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट मिशेल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका का मध्य एकीकरण होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, या फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, डिविजन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपसे पूछा है कि
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, संसदीय शासन जो होता है, उसका मूल सिद्धांत क्या होता है? तो उसका मूल सिद्धांत क्या होता है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में एकीकरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इज नॉट रियली यूनिवर्सल, ये कथन किसका है? गिलक्रिस्ट का, लास्की का, है ना, जेटल का, या फिर आपका गार्डनर का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिलक्राइस्ट का ये कथन है। सार्वभौमिक वास्तव, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, ये कथन किसने दिया है? गिलक्राइस्ट ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंट्री विद डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो कहाँ पे चलता है, वो आपको इनमें से चूज करके बताना है। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर है। अब आपका जो लोकतंत्र जो है वो दो तरीके से हो सकता है, आपका डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक आपका डायरेक्ट तरीके से हो सकती है, एक आपका इनडायरेक्ट तरीके से हो सकती है, एक आपका प्रत्यक्ष तरीके से हो सकती है, एक आपका अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो आपका स्विट्जरलैंड में चलता है। ठीक है, इंडिया में कौन सा है ना लोकतंत्र है मैडम? इंडिया में आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसके कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि आपका रेफरेंडम हो गया, आपका प्लेबिसाइट हो गया, आपका रिकॉल हो गया, ये सब आपके क्या है? तरीके हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का शासन है। ठीक है, अब ये दो तरीके, दो भागों में बटा हुआ है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। जहाँ पे डायरेक्टली लोगों का शासन है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से लोगों का शासन है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्टली मतलब अब स्विट्जरलैंड में क्या होता है? स्विट्जरलैंड में कोई कानून बनता है तो उसको जनता से भी पूछा जाता है। यहाँ पे रेफरेंडम यानी कि वोटिंग करवाई जाती है, रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइट होता है, रिकॉल होता है, ये सारे तरीके हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। तो इंग्लैंड में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ी ना कोई कानून बना सकते हैं, कानून तो हमारी संसद ही बनाती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। तो डायरेक्ट हमारा डेमोक्रेसी के साथ में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, डायरेक्ट हमारा लोकतंत्र में कोई डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट लोगों की भागीदारी होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लोकतंत्र, यानी कि आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसका एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो हमने आज की वीडियो में सॉल्व करे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको याद से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अपलोड करती रहती हूँ, फ्री नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन कोई भी है, कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, वो सब आपको मैं यहाँ पे अपलोड करके दे देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन करा हुआ है, आप भी इसको याद से ज्वाइन कर लेना। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, इसको भी आप याद से ज्वाइन कर लेना, आपको क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।